गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज है 13 अक्टूबर और 13 अक्टूबर के सभी बेस्ट टॉप करंट अफेयर्स क्वेश्चन विथ पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन हम कंप्लीट करेंगे। उससे पहले अगर आप स्टडी विथ नीलम चैनल पर पहली बार आए हैं तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं और सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले टेलीग्राम चैनल पर प्राप्त होंगे। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, वहां से आप हमें सभी सोशल मीडिया साइट्स पर प्लस पीडीएफ फाइल के लिए और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर फटाफट। किस राज्य में देश का पहला उन्नत विनिर्माण केंद्र स्थापित किया जाएगा? इसका मतलब क्या होगा? एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग हब। एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग हब तो ये स्थापित किया जाएगा तमिलनाडु में। देखिए, तमिलनाडु और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मध्य क्या हुआ है? समझौता हुआ है। जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और तमिलनाडु निवेश गाइड है, इनके मध्य ये समझौता किया गया है और इस समझौते के माध्यम से जो व्यापार है, जो निवेश है, उसको उन्नत स्तर पर ले जाने के लिए यह समझौता किया गया है। तो ये देश का पहला एडवांस मैन्युफैक्चरिंग हब होगा, तो इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखेंगे। हम यहाँ बात करते हैं अब तमिलनाडु की। ये रहा मैप में तमिलनाडु। कैपिटल है इसकी चेन्नई। मुख्यमंत्री है यहाँ के एडापट्टी के पलानीस्वामी और गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। ठीक है। मीनाक्षी मंदिर जी ये आपको मदुरई में ही प्राप्त होगा और जो ये तमिलनाडु का ये देख रहे हैं आप तटीय क्षेत्र से क्या बोला जाता है? कोरोमंडल तट कहा जाता है। तो यहाँ के जो सीएम है कौन है? पलानीस्वामी। एडापट्टी के पलानीस्वामी को पॉल हैरिस सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया। कुलशेखरपट्टिनम में देश का दूसरा रॉकेट लॉन्च पोर्ट स्थापित किया जा रहा है। तमिलनाडु से भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर कौन बनी है? एम वीर लक्ष्मी बनी है। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में महिलाओं को सर्वाधिक ऋण देने में के मामले में प्रथम राज्य कौन बन गया है? तमिलनाडु बना है। देश का पहला इलेक्ट्रिक वाहन पार्क तमिलनाडु में बनाया गया है। निःशुल्क मास्क वितरण योजना प्रारंभ की गई थी तमिलनाडु में। आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020-21 में बाजार कर्ज के मामले में देश में प्रथम स्थान पर तमिलनाडु राज्य रहा है। सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार 2019 में समुद्री मछली उत्पादन में प्रथम स्थान पर तमिलनाडु रहा है। ताराम्बूर नेती वर्क्स और आराम्बूर वुड नक्काशी को जीआई टैग दिया गया है। डिंडीगुल के ताले, कड़ंगी साड़ी, इरोड़ हल्दी और ये सभी को क्या मिला है? जीआई टैग मिल चुका और ये सभी तमिलनाडु से हैं। ग्रामीण कायाकल्प योजना तमिलनाडु सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई थी और रूपा गुरुनाथ तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष है। ये चीज याद रखिएगा। पूरे भारत में जितने भी क्रिकेट एसोसिएशन में उनमें से अभी किसी में भी महिला अध्यक्ष अपॉइंट नहीं हुई थी। तो पूरे भारत में भी अगर देखा जाए तो किसी भी क्रिकेट एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बनने वाली भी कौन है? तो ये रूपा गुरुनाथ ही है। ओके, तो ये कंफ्यूज ना हो, अच्छे से याद रखेंगे आप लोग। देश का पहला संगीत संग्रहालय ये तमिलनाडु में बना है। तमिलनाडु का 38वां जिला महिला दुथुरई बना है। मधुमलाई नेशनल पार्क, मुखुर्ती नेशनल पार्क, अन्नामलाई नेशनल पार्क, मन्नार की खाड़ी नेशनल पार्क और सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, ये सभी कहाँ मिलेंगे आपको? तमिलनाडु में। नेक्स्ट देखते हैं हम। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा नेचिपुहु टनल की आधारशिला किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में रखी गई है? तो राइट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। यहाँ आप लोकेशन देख रहे हैं, ये अरुणाचल प्रदेश की लोकेशन है और ये है असम। मैंने आपको कई बार बताया है, नॉर्थ ईस्ट में असम एक ऐसा राज्य है जो सभी नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स को जोड़कर रखता है, मतलब इसकी सीमा सबसे लगती है सिर्फ सिक्किम को छोड़कर। तो ये आप देख रहे हैं तवांग क्षेत्र, यहाँ पर इस टनल का निर्माण किया जाएगा। तो ये किस किस को जोड़ेगी? ये जो टनल है ये जोड़ेगी आपके असम और अरुणाचल प्रदेश को। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का ये जो तवांग है इसे और असम की गुवाहाटी क्षेत्र को। ठीक है, जिससे क्या होगा? हमारी जो सेना है उसे, मतलब इस जो टनल का निर्माण है ये क्या होगा? सामरिक महत्व के लिए भी महत्वपूर्ण है और ऑल टाइम जो हमारे होता है परिवहन की आवाजाही रुकती है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा पहाड़ी क्षेत्र है और यहाँ पर क्या होता है, कभी भूस्खलन होना, कभी बर्फबारी होने की वजह से परिवहन जो सेवा है वो रुक जाती है, जिससे सेना को भी क्या होती है? परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो इसकी लंबाई कितनी होगी? याद रखिएगा, इसकी लंबाई होगी 450 मीटर। कितनी होगी? इस नेपुचू टनल की लंबाई 450 मीटर के मध्य
होगी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ये आधारशिला कब रखी गई? चीन बॉर्डर के पास। तो याद रखिएगा 12 अक्टूबर 2020 को इसकी आधारशिला रखी गई है। ठीक है, और ये 2022 तक बनने की संभावना जताई गई है बीआरओ के द्वारा। बीआरओ ने तो यहाँ पर एक और नया रिकॉर्ड बनाया है। 2020-21 के मध्य बीआरओ ने लगभग 102 जो आपके रोड और पुल हैं उनका निर्माण किया है। मतलब 102 2021 तक, और ये कर लेगा। ठीक है, 102 करने का इन्होंने बहुत ही बड़ा लक्ष्य रखा। कितने का? 102 बनाने का। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। अरुणाचल प्रदेश का जो ये तवांग क्षेत्र है ये वाला, और असम का है गुवाहाटी, इन दोनों को जो क्या किया जाएगा, इस टनल के माध्यम से जोड़ा जाएगा। तो इसे किस प्रोजेक्ट के तहत जोड़ा जा रहा है? वार्तक प्रोजेक्ट। ठीक है, जो आपका बीआरओ है ये अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग प्रोजेक्ट के तहत काम करता है। कौन सा प्रोजेक्ट होगा? वार्तक प्रोजेक्ट होगा। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। ये देखिए, ये जो टनल है ये यहाँ से असम से प्रारंभ होगी। ठीक है, और ये जा रही है अरुणाचल प्रदेश, ये बीच में है भूटान, और ये अरुणाचल प्रदेश के तवांग क्षेत्र तक जाएगी। तो इसकी लंबाई कितनी है? 450 मीटर होगी। ठीक है, याद रखिएगा। 44 ब्रिज का उद्घाटन 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में किया गया, जिसमें 4 सिक्किम में है, 8 अरुणाचल प्रदेश, 8 लद्दाख, 10 जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में 2, पंजाब में 4 और उत्तराखंड में 8। ठीक है, ये डिटेल इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। लद्दाख में हिमांक प्रोजेक्ट के तहत बीआरओ रोड तथा पुलों का निर्माण करता है। अलग अलग, मैंने अभी आपको बताया, हर राज्य में जो निर्माण कर रहा है, जो बॉर्डर एरिया है वहां पर बीआरओ निर्माण करता है। तो ये एक स्पेसिफिक राज्य में एक प्रोजेक्ट के तहत काम करता है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए जानना ये जरूरी है कि लद्दाख में किस प्रोजेक्ट के तहत काम करता है। तो ये हिमांक प्रोजेक्ट के तहत करता है बीआरओ। ठीक है, रोड और पुलों का निर्माण कब से प्रारंभ हुआ? जो हिमांग प्रोजेक्ट है ये 1985 से प्रारंभ हुआ है। अरुणाचल प्रदेश में प्रोजेक्ट अरुणांग के तहत करता है। अरुणाचल प्रदेश में प्रोजेक्ट अरुणांग के तहत रोड और पुलों का निर्माण करता है बीआरओ। और सिक्किम राज्य में प्रोजेक्ट स्वास्थिक है ना, प्रोजेक्ट स्वास्थिक के तहत निर्माण करता है। किसका? सड़कों और पुलों का। कौन करता है? बीआरओ। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। ठीक है, ये है टनल। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में समाचारों में चर्चा में रहा भारतीय रेलवे का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेल सागर ब्रिज कहां बनाया जा रहा है? तो राइट आंसर होगा इसका न्यू पंबन ब्रिज। ठीक है, कहाँ बन रहा है? ये बन रहा है न्यू पंबन ब्रिज बनाया जा रहा है। देखिए, जो भारत और श्रीलंका का आप बीच का क्षेत्र देखते हैं, ये रामेश्वरम है, इंडिया का क्षेत्र। ठीक है, और रामेश्वरम जो भारत का लास्ट पॉइंट है, क्योंकि इस पॉइंट के बाद कौन सा राज्य देश आ जाता है? वो आ जाता है श्रीलंका। तो जो हमारा लास्ट बिंदु है श्रीलंका के पास, उसे बोला जाता है धनुषकोडी। ठीक है, तो ये रामेश्वरम जो है यहाँ पर किसका मंदिर है? राम का मंदिर नहीं है, ये राम के आराध्य जो थे शिव, उनका मंदिर है। ठीक है, रामेश्वरम में। तो ये धार्मिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ तक आने के लिए क्या होता है, रेलवे लाइन पहले भी थी। ठीक है, लेकिन 1964 में क्या हुआ, एक बड़ा चक्रवात आया था, जिससे जो ये रेल ब्रिज था ये क्या हो गया था, बीच का ये ध्वस्त हो गया था। ठीक है, देखिए ये इस तरीके का जो मैं आपको बता रही हूँ वर्टिकल ब्रिज होगा। तो वर्टिकल ब्रिज में क्या होता है, ये इस तरीके का लॉक सिस्टम होता है। जब कोई जहाज निकलता है तो ये ओपन हो जाता है। ठीक है, और जहाज निकल जाते हैं। लेकिन क्या हुआ था कि इससे 1988 में एक बड़ा जहाज निकला था, जिससे ये इसके जो दोनों पिलर थे इसे क्षतिग्रस्त हो गए थे। ठीक है, उसके बाद रेलवे द्वारा इसे पुनः निर्माण किया जा रहा है, इसीलिए इसे क्या कहा जा रहा है, न्यू पंबन। क्या कहते हैं इसे? न्यू पंबन ब्रिज कहते हैं। ब्रिज तो पहले से था, लेकिन इसे फिर से निर्माण किया जा रहा है भारत और श्रीलंका के मध्य जो रामेश्वरम द्वीप है वहां पर। ठीक है, और इसको क्या किया जाएगा, उस ब्रिज से जोड़ा जाएगा। रेलवे का जो ब्रिज था यहाँ पर ब्रिटिश सरकार के समय 1914 में बनाया गया था एक ब्रिज। कब? 1914 में। लेकिन क्या होता है, निर्माण कार्य की एक उम्र होती है। अब वो ब्रिज भी क्या हो चुका है, चक्रवात के कारण भी और समय के साथ भी वो ध्वस्त हो गया है। इस ब्रिज की लंबाई आप याद रखेंगे 2 किलोमीटर होगी। इसकी लंबाई कितनी होगी? 2 किलोमीटर होगी। और ये पाक जल संधि, पाक की खाड़ी जो है कहाँ पर है, भारत और श्रीलंका के मध्य, पाक स्ट्रेट और गल्फ ऑफ मन्नार। ठीक है, इन दोनों के मध्य होगा ये। और इससे रिलेटेड और कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है? हाँ, ये जो तमिलनाडु का पंबन, तमिलनाडु के मंडपन और
पंबन और रामेश्वरम को कनेक्ट करेगा। ठीक है, मंडपम और पंबन तथा रामेश्वर को कनेक्ट करेगा ये ब्रिज, और ये भारतीय रेलवे का, याद रखिएगा, पहला सबसे लंबा ब्रिज होगा। ठीक है, 2 किलोमीटर लंबा। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है और इसको बनाया जा रहा है भारतीय रेलवे के द्वारा। इससे पहले जो था हमारा रेलवे, मतलब इस ब्रिज से पहले कौन सा था, जो सबसे लंबा ब्रिज था वो था बांद्रा वर्ली सी लिंक। ठीक है, जो समुद्री क्षेत्र में बना था। अब ये बनाया जाएगा भारतीय रेलवे के द्वारा, और इसे क्या बोला जा रहा है, डबल लिफ्ट वेस्क्यूलर सेक्शन मिडवे। ठीक है, तो इसे क्यों बोला जा रहा है, देखिए यहाँ पर क्या है, डबल लिफ्ट होगा तो ये इस तरीके से होगा। लिफ्टिंग क्या होगी, पहले ये ऐसा दिखाई देगा, और जब भी कोई जहाज आएगा, क्योंकि देखिए ये है पर्यटक क्षेत्र, यहाँ पर धार्मिक पर्यटन भी होता है और समुद्री पर्यटन भी होता है, तो इसके लिए जो छोटे मोटे जहाज निकलते हैं, कंटेनर की बात नहीं हो रही, जो बड़े बड़े निकलते हैं, जो इस तरीके के छोटे जहाज निकलते हैं, तो उनके लिए इस लिफ्ट को क्या किया जा सकेगा, ये इस तरीके से रहेगी, और देन फिर ये ऊपर भी उठ जाया करेगी। ठीक है, तो इसे रेल नेटवर्क से भी जोड़ दिया जाएगा, और इसी को क्या कहा जा रहा है, वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज कहा जा रहा है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। और ये जो इसकी, ये इस सीमा से, यहाँ से इतना ऊपर कितना मीटर उठ सकता है ये, तो ये ऊपर, नीचे से ऊपर उठ सकता है 3 मीटर तक। कितना, 3 मीटर तक उठ सकता है, और 22 मीटर ये सी लेवल से, मतलब ये जो दिख रहा है आपको समुद्री स्तर, इससे 22 मीटर ऊपर बनाया जा रहा है। ठीक है, कॉस्ट कितनी आएगी इसकी, तो इसकी कॉस्ट आएगी लगभग 250 करोड़ रुपए। ठीक है, लेकिन कोविड-19 की वजह से जो रेल मंत्रालय उसकी तरफ से इसको बताया गया है कि अब इसकी कीमत 30 करोड़ रुपए तक बढ़ भी सकती है ना, मतलब 2,250 से लेके 280 करोड़ तक इसके बनने की लागत आ सकती है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। यहाँ से एक और चीज याद रखिए, ये देखिए यहाँ पर 2 नेटवर्क हैं, एक तो ये हो गया आपका रेल वाला पुल जो है पहले का, और ये है सड़क पुल। ठीक है, तो 2 तरीके से ये जुड़ा हुआ है। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं हम, हाल ही में वर्ष 2020 के अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार से निम्न में से किसे सम्मानित किया गया है, तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा पॉल आर मिलग्रॉम और रॉबर्ट वी विल्सन। क्यों दिया गया है इन्हें अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2020 का, इन्हें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नीलामी के सिद्धांत, थ्योरी ऑफ ऑक्शन के नए जो प्रारूप हैं उसके आविष्कार के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, नीलामी के सिद्धांतों में नए प्रारूपों के आविष्कार के लिए यह पुरस्कार P.R. मेलग्रॉम और रॉबर्ट सी विल्सन को दिया गया है। अभिजीत बनर्जी, एस्टर डुफ्लो इनकी वाइफ हैं, और माइकल क्रेमर, इन्हें वर्ष 2019 का नोबेल का प्राइज दिया गया था। अबी अहमद को 2019 का शांति का पुरस्कार, और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम यूएनए को 2020 का शांति का पुरस्कार दिया गया। चार्ल्स राइस, माइकल ह्यूटन और रोजर पेनरोज, इन्हें वर्ष 2020 के चिकित्सा के नोबेल पुरस्कार से हेपेटाइटिस सी के वायरस की खोज के लिए दिया गया है। ओके, तो अब बात है ये नोबेल प्राइज की, तो नोबेल प्राइज से जुड़े हुए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब हम यहाँ पर कवर कर लेते हैं। ओके, नोबेल पुरस्कार का प्रारंभ कब हुआ था, पहली बार कब दिए गए थे, 10 दिसंबर 1901 में दिए गए थे। किसकी याद में दिए जाते, तो अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिए जाते हैं। इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था, और इनकी अंतिम इच्छा थी कि इनको जो भी कोई इनका ट्रस्ट है उससे आने वाले ब्याज से जो लोग मानवता के लिए अच्छा काम करते हैं उन्हें नोबेल प्राइज दिया जाए। तो कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, पहला पॉइंट, तो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। किस किस में, चिकित्सा, रसायन, भौतिकी, अर्थशास्त्र, शांति और साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। तो 2020 के देख लेते हैं। मेडिसिन का दिया गया चार्ल्स राइस, माइकल ह्यूटन और हार्वी अल्टर को। क्यों, इनको दिया गया हेपेटाइटिस सी की खोज के लिए, हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए। रसायन का दिया गया है एम्यूनल चार्पियर और जेनिफर डोडना को। ठीक है, एम्यूनल चार्पियर और जेनिफर डोडना को। भौतिकी का दिया गया है या फिजिक्स का रोजर पेनरोज, राइनहार्ड गेंजल और एंड्रिया गेस को। अर्थशास्त्र का रॉबर्ट विल्सन और पॉल आर मिलग्रॉम को। शांति का यूएनओ वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया, और इसकी स्थापना कब हुई थी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की, 19 दिसंबर 1961 को इसकी स्थापना हुई थी। ओके, विश्व में लगभग 8 करोड़ कुछ लाख लोगों को ये खाना प्रोवाइड करता है, और कोविड-19 के समय इसकी भूमिका और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई थी।
साहित्य का नोबेल पुरस्कार लुईस ग्लक को दिया गया है इनकी बहुत अद्भुत और बेमिसाल काव्यात्मक आवाज के लिए। ठीक है, कहाँ की है ये? यूएसए की है। ठीक है, इसकी राशि कितनी होती है नोबेल पुरस्कार की? 10 मिलियन क्रोना होती है। ठीक है, 10 मिलियन क्रोना। नेक्स्ट देख लेते हैं वर्ष 2000 नोबेल पुरस्कार 2020 के महत्वपूर्ण बिंदु। तो क्या क्या है? अल्फ्रेड नोबेल स्वीडन के वैज्ञानिक थे और उन्होंने डायनामाइट की खोज की थी। 2020 के अर्थशास्त्र के पुरस्कार ऑक्शन थ्योरी, अर्थशास्त्र का किसके लिए दिया गया? ऑक्शन थ्योरी या नीलामी के सिद्धांत में सुधार और नीलामी के नए तरीकों की खोज के लिए प्रदान किया गया है। भौतिकी के क्षेत्र का 2020 का नोबेल पुरस्कार ब्लैक होल की समझ को बढ़ाने के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। 2020 का साहित्य का पुरस्कार बेमिसाल काव्यात्मक आवाज के लिए लुईस ग्लुक को दिया गया। ये यूएसए की नागरिक हैं। रसायन का पुरस्कार 2020 में डीएनए एडिटिंग या जीनोम एडिटिंग पद्धति को विकसित करने के लिए फ्रांस की एमेनुएल मैक्रो और वैज्ञानिक हैं जो, ये थोड़ा सा कट गया, कोई बात नहीं। ठीक है, 2020 के चिकित्सा या मेडिसिन के पुरस्कार हेपेटाइटिस सी की खोज की करने वाले वैज्ञानिकों को दिया गया। किसने की? अमेरिका के हार्वी जे ऑल्टर, अमेरिका के चार्ल्स एम राइज और ब्रिटेन के माइकल ह्यूटन को दिया गया है। ठीक है, कभी कभी कंट्रीज भी पूछ ली जाती है तो इसलिए यहाँ पर याद रखेंगे। अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार का प्रारंभ कब हुआ था? 1968 में हुआ था। भौतिकी तथा रसायन के क्षेत्र और अर्थशास्त्र के विज्ञान का पुरस्कार कौन देता है? ठीक है, किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये देती है द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस के द्वारा ये 3 पुरस्कार दिए जाते हैं। ठीक है, मतलब ये जो नोबेल संस्थान है उसी का क्या है? अल्फ्रेड नोबेल का जो एक ट्रस्ट है उसकी अलग अलग कमेटियां देती हैं। चिकित्सा के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट द्वारा दिया जाता है। कौन देता है चिकित्सा का? कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट द्वारा दिया जाता है। साहित्य के क्षेत्र का पुरस्कार स्वीडिश एकेडमी द्वारा दिया जाता है। कौन देता है? स्वीडिश एकेडमी देती है साहित्य का। ओके, शांति के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे की संसद को क्या कहा जाता है? स्टॉर्टिंग। अब करंट में क्या चल रहा है? नोबेल प्राइज। तो जरूरी नहीं है वो आपसे नोबेल प्राइज ही पूछे, वो ये भी पूछ सकते हैं कि नॉर्वे की संसद को क्या कहा जाता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि आप और ओवरऑल तरीके से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो क्या कहा जाता है? स्टॉर्टिंग। इसके द्वारा चुनी गई 5 सदस्यीय जो समिति होती है वो क्या देती है? शांति का नोबेल प्राइज देती है। ओके, जो WPF है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा रोम, इटली में और वर्तमान में अध्यक्ष हैं डेविड वेस्ले। स्थापना कब हुई? 19 दिसंबर 1961 को। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले भारतीय व्यक्तित्व कौन कौन है अभी तक जिन्हें मिला है? रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य के क्षेत्र में, गीतांजलि 1913, गीतांजलि इनकी रचना थी, उसके लिए मिला था। CV रमन भौतिकी के क्षेत्र में 1930 में मिला। मदर टेरेसा शांति का नोबेल पुरस्कार 1979 में मिला। अमर्त्य सेन अर्थशास्त्र का पुरस्कार 1998 में मिला था और कैलाश सत्यार्थी शांति का पुरस्कार 2014 में मिला था। तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भारतीय मूल के नोबेल पुरस्कार व्यक्तित्व, वो भारतीय थे और ये भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ कम ही लोगों को मिला है तो हम दोनों को मिलकर पढ़ते हैं, जिससे हमारी थोड़ी सी क्या होता है, हमें पता चलता है कि भाई भारतीय मूल के लोगों ने भी बहुत सारे नोबेल प्राइज जीते हैं। तो हरगोविंद खुराना ये अमेरिका में रहते हैं। ठीक है, चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 1968 में मिला था, रहते थे। VS नॉयपल, इनका भी निधन हो चुका है, ये साहित्य का 2001 का नोबेल प्राइज मिला था इन्हें। वेंकट रामकृष्णन, इन्हें रसायन का 2009 का नोबेल प्राइज मिला था। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर भौतिकी का 1983 का नोबेल पुरस्कार मिला था और अभिजीत बनर्जी, इन्हें अर्थशास्त्र का 2019 का नोबेल पुरस्कार मिला था। ये अमेरिकी नागरिकता लिए हो, इनकी वाइफ है एस्टर डेफ्लो। ठीक है, दोनों को साथ मिला था और माइकल क्रेमर। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, याद रखिएगा। 2019 के नोबेल पुरस्कार विजेता भी यहाँ पर मैंने इंक्लूड कर दिए हैं। कभी कभी क्या होता है, लास्ट ईयर का भी आपसे पूछ लिया जाता है, जो करंट ईयर है उससे ना पूछकर। तो 2019 में भौतिकी के क्षेत्र में जेम्स पीबल्स, मिशेल मेयर और डिडियर क्लोवेस्ट को मिला था। ठीक है, रसायन का क्षेत्र का मिला था जॉन बी गुडिनफ और M स्टैनली विंगटन को। अर्थशास्त्र में मिला था अभिजीत बनर्जी, एस्टर डेफ्लो और माइकल क्रेमर। चिकित्सा के क्षेत्र में मिला था विलियम जी जूनियर, सर पीटर जे रैटक्लिफ और ग्रेग एल सेमेंजा को। साहित्य का मिला था 2019 में पीटर हैंडके को और 2018 का नोबेल प्राइज मिला था अलगा टुकाचौरे को और 2019 का 20 का किसे मिला? तो लुईस ग्लुक को मिला है। ठीक है, शांति का नोबेल पुरस्कार 2019 में मिला था अबी अहमद को और 2020 में किसको मिला? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। क्लियर है? आई होप आपको अब जो भी कोई नोबेल पुरस्कार से क्वेश्चन आएगा पिछले 2 सालों का, तो वो आप अच्छे से कर पाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
हाल ही में युद्ध सेवा पदक पाने वाली निम्न में से पहली महिला कौन बनी है? तो राइट आंसर होगा मिंटी अग्रवाल को। ये देश की पहली महिला स्क्वाड्रन लीडर बन गई हैं मिंटी अग्रवाल, जिन्हें युद्ध सेवा पदक दिया गया है। ठीक है, ये इन्होंने क्या किया था, जो उस समय पर पाक का F-16 लड़ाकू विमान गिराने में अभिनंदन बिंद्रा, जो अभिनंदन है उनके साथ थी ये। ठीक है, तो उसी उपलब्धि के लिए इन्हें यह मेडल दिया गया है। पहली महिला है तो आप इन्हें याद रखेंगे, मिंटी अग्रवाल। ठीक है, और रीति सिंह और कुमुदनी त्यागी, ये युद्धपोत या हेलीकॉप्टर पर मतलब हवाई जहाज को उड़ाने में इन्हें पहली बार उसे ऑब्जर्व करने के लिए नियुक्त किया गया है। शिवांगी सिंह राफेल विमान उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर पायलट बनी है। ठीक है, तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और करंट में इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका जरूर बनने वाला है, तो यहाँ बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। हाल ही में देश में ट्री प्लांटेशन पॉलिसी पास करने वाला पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बन गया? तो यहाँ हमारा राइट आंसर होगा दिल्ली। दिल्ली सरकार ने ये जो प्लांटेशन प्रोजेक्ट लेकर आई है, इसके तहत क्या होगा, जब किसी क्षेत्र से पेड़ों को निकाला जाएगा, ठीक है, मतलब वहां कोई निर्माण कार्य हो रहा है और पेड़ों को शिफ्टिंग की जा रही है, तो वहां पर पौधे लगाना अनिवार्य होगा। आप अगर एक पेड़ काट रहे हैं तो आपके लिए 10 पेड़, उस एक पेड़ के बदले 10 पेड़ लगाना अनिवार्य होगा। और 80% जो पेड़ होंगे उनका क्या किया जाएगा, ट्रांसप्लांटेशन, मतलब उनको शिफ्ट करना, एक जगह से हटाकर दूसरी जगह उन्हें लगाना। ठीक है, तो ये करना होगा। ये क्या है, ट्री प्लांटेशन परियोजना है। किसने लेकर आए हैं, दिल्ली सरकार के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। तो बहुत अच्छी योजना है, अभी तक आपने विदेशों में ही सुना होगा ऐसा। हाँ, आप यहाँ से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आप लोगों को बताना भूल गई, जो ये मिंटी अग्रवाल है, ये किस राज्य से हैं, तो ये हरियाणा से हैं। ओके, हरियाणा से हैं, तो इन्हें आप याद रखेंगे। चलिए देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। हाल ही में पिरूल बिजली उत्पादन करने वाला देश का पहला राज्य। आज पहला बहुत सारे पॉइंट है और सभी इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से याद रखिएगा। पिरूल बिजली उत्पादन करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है, तो ये बन गया है आपका उत्तराखंड। देखिए पिरूल क्या होता है, ये जो चीड़ के वृक्ष देख रहे हैं आप, ठीक है, इनकी जो पत्तियां गिरती हैं, ठीक है, इन्हें क्या कहा जाता है, पिरूल कहा जाता है। इस तरीके से ये पत्तियां गिरती हैं और ये सूख जाती हैं, तो इन्हें इस तरीके से बांधकर गट्ठे में इन्हें जलाया जाता है और फिर इनसे बिजली उत्पादन किया जाता है। तो ये प्लांट कहाँ स्थापित हो गया है, तो ये प्लांट स्थापित हो गया आपके उत्तराखंड में। ठीक है, पिरूल से बिजली बनाने वाला पहला राज्य कौन बन गया देश का, उत्तराखंड बन गया। और चीड़ का वृक्ष कहाँ पाया जाता है, हिमालयी क्षेत्रों में पाया जाता है। और जो चीड़ की सूखी पत्तियां होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है, पिरूल कहा जाता है। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ जो खेतों में अवशिष्ट बचता है उसे क्या कहा जाता है, पराली कहा जाता है। ठीक है, और इसे क्या कहते हैं, पिरूल कहते हैं। तो जो चीड़ का वृक्ष है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है, इसका वैज्ञानिक नाम होता है पैनस रॉक्सीबर्गी। पैनस रॉक्सीबर्गी इसका वैज्ञानिक नाम है। और इसको इंडिया में इंग्लिश में क्या कहते हैं, चीड़ के वृक्ष को चीर पाइन या लॉन्ग लीफ इंडियन पाइन, चीर पाइन या लॉन्ग लीफ इंडियन पाइन भी कहा जाता है। ठीक है, कल ही हमने उत्तराखंड के बारे में एक और क्वेश्चन पढ़ा था, क्या पढ़ा था, मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना। ठीक है, जो प्लांटेशन है 25 मेगावाट की क्या सोलर जो वो रहती है रूफ, उसके लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम देख लेते हैं उत्तराखंड को। तो यहाँ की कैपिटल क्या है, शीतकालीन कैपिटल है देहरादून और ग्रीष्मकालीन कैपिटल इसकी बन गई है गैरसैंण। क्या बन गई है, कैपिटल गैरसैंण बन गई है। राज्यपाल है यहाँ की बेबी रानी मौर्य, मुख्यमंत्री यहाँ के त्रिवेंद्र सिंह रावत। और संपर्क दीदी मोबाइल एप्लीकेशन किसने लॉन्च की थी, तो ये उत्तराखंड सरकार के द्वारा लॉन्च की गई थी। हैव प्योर नेचुरली योर्स पहल उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रारंभ की गई थी महिलाओं को सशक्त करने के लिए। देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र ये उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बनाया जा रहा है। हॉप पोर्टल लॉन्च किया था, हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर पोर्टल किसने लॉन्च किया था, बेरोजगार युवाओं के लिए लॉन्च किया था उत्तराखंड सरकार ने। उत्तराखंड एंटी ड्रग अभियान के ब्रांड एम्बेसडर संजय दत्त हैं। स्वच्छ भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर अक्षय कुमार है। टेहरी डैम भागीरथी नदी पर उत्तराखंड राज्य में बना भारत का सबसे ऊंचा बांध है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है, इसको हैली नेशनल पार्क भी कहा जाता था। उत्तराखंड रामगंगा नदी के किनारे पर है। देश का पहला लाइकेन पार्क उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के मुंशियारी में बना है। और देश का पहला ग्लास सस्पेंशन ब्रिज ये ऋषिकेश उत्तराखंड में गंगा नदी के ऊपर बन रहा है। ठीक है, कृषि भूमि को लीज पर देने वाला पहला राज्य उत्तराखंड है। और दृष्टि पोर्टल को लॉन्च करने वाला ये उत्तराखंड सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था, तो ये भी आप याद रखिएगा। हाल ही में क्रेता विक्रेता नेटवर्क को बढ़ावा देने के लिए किसान रथ मोबाइल ऐप किस सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। देखिए
क्रेता विक्रेता का मतलब है जो व्यापारी हैं और जो छोटे छोटे उद्योगपति हैं या किसान हैं, ठीक है, वो अपने उत्पादों को सही समय पर बेच सकें। तो इसके लिए किसान रथ मोबाइल ऐप को किसने लॉन्च किया? असम सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। कृषि उत्पादों की सही समय पर बिक्री के लिए इसे ऐप को डेवलप किया गया है। किसने डेवलप किया है इस ऐप को? तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। नेशनल इंफॉर्मेटिव सेंटर के द्वारा, निक के द्वारा इसे जारी बनाया गया है। सेंटर इंफॉर्मेशन सेंटर के द्वारा इसे तैयार किया गया है, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। बात कर लेते हैं हम असम की। असम की कैपिटल ये रहा आपका असम। अभी हम लोगों ने यहाँ पढ़ा है, देखिए अरुणाचल प्रदेश का ये तवांग क्षेत्र और ये गुवाहाटी, इन दोनों को जोड़ा जाएगा, है ना। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ के सीजे कौन है असम हाई कोर्ट के? तो ये हैं अजय लांबा। मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। राज्यपाल हैं असम के जगदीप मुखी, ठीक है। प्राचीन नाम क्या है असम का? कामरूप है। काजीरंगा नेशनल पार्क ये आपको असम में मिलेगा। और डिगबोई तेल क्षेत्र असम और देश का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र है, ठीक है, याद रखिएगा ये भी आप। असम की पहली महिला ट्रांसजेंडर न्यायाधीश कौन बनी है? सविता विधान बरुआ बनी है। असम की स्पोर्ट ब्रांड एम्बेसडर हिमा दास है, डींग एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। असम की पर्यटन ब्रांड एम्बेसडर प्रियंका चोपड़ा है और इनकी अभी हाल ही में कौन सी बुक आई थी? अनफिनिश्ड, ओके। कामाख्या देवी का मंदिर ये असम में है और अंबुबाची मेला कामाख्या देवी मंदिर पर ही लगता है, जो कोविड-19 की वजह से स्थगित कर दिया गया। असम में देश का सबसे लंबा नदी रोपवे ब्रह्मपुत्र नदी पर बना है। कितना मीटर है? 1.8 किलोमीटर। अरुणोदय योजना असम सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई थी, ठीक है। इसमें क्या था? 1 तोला सोना दिया जाता था गरीब घर की लड़कियों को शादी के टाइम पर। पोवा रिजर्व फॉरेस्ट, पोवा रिजर्व फॉरेस्ट को अब किस में कन्वर्ट किया जाएगा? तो ये बनेगी अभ्यारण्य या सेंचुरी। और देहिंग पटकई अभ्यारण्य को बनाया जाएगा नेशनल पार्क। नमेरी, मानस, ओरंग, डिब्रू सिखोवा नेशनल पार्क, ये सभी आपको मिलेंगे कहाँ पर? असम में। मुख्यमंत्री ग्राम्य परिवहन अचोनी योजना ये असम सरकार के द्वारा लॉन्च की गई थी। असम की पहली महिला मुख्यमंत्री सैयदा अनवरा का हाल ही में निधन हो गया। धनवंतरी योजना, भ्रमण सारथी योजना, प्रज्ञान भारती योजना और देश का सबसे लंबा पुल भूपेन हजारिका पुल असम में लोहित नदी पर बना है। कितनी है इसकी लंबाई भूपेन हजारिका पुल की? 9.15 किलोमीटर है, ठीक है। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, देश में कौन सा राज्य सल्फर डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में प्रथम स्थान पर? तो राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश का सिंगरौली जो जिला है, ये क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड में प्रथम स्थान पर है। SO2 के, इसको क्या कहा जाता है? सिंगरौली को मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। ग्रीन पीस इंडिया और सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी क्लियर एयर की वार्षिक रिपोर्ट आई थी। किस किस की? ग्रीन पीस ऑफ इंडिया और सेंटर फॉर रिसर्च ऑन क्लीन एनर्जी की जो रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट के अनुसार देश में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? तो मध्य प्रदेश रहा है सल्फर डाइऑक्साइड या CO2 के उत्सर्जन में प्रथम स्थान पर। और अगर ओवरऑल देखा जाए तो ओवरऑल जो सल्फर डाइऑक्साइड है इसके उत्सर्जन में 6% की कमी दर्ज की गई है कोविड-19 के कारण। लेकिन ये उत्तर मध्य प्रदेश में क्या है? सर्वाधिक, और देश में भी सर्वाधिक पाया गया है। क्या है ये सल्फर डाइऑक्साइड? देखिए ये एक जहरीली गैस है। इससे हृदय संबंधी जो रोग होते हैं, ठीक है, हार्ट संबंधी, वो सब हो सकते हैं। फेफड़ों के कैंसर होने की ज्यादा संभावना होती है, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, यूरोपीय संघ की संसद में 2030 तक कितने प्रतिशत कार्बन उत्सर्जन में कटौती हेतु मतदान किया गया? तो राइट आंसर होगा 60%। कितने प्रतिशत? 60% किया गया है। जो यूरोपीय यूनियन है, इन्होंने 2030 तक पहले कितना लक्ष्य रखा था? पहले इन्होंने लक्ष्य रखा था 40% तक कटौती करेंगे कार्बन उत्सर्जन में, लेकिन अब इन्होंने इस लक्ष्य को परिवर्तित कर दिया है और 1990 के स्तर पर लाने के लिए 2030 तक कितना कटौती करेंगे? 60% कटौती करने का लक्ष्य रखा गया है। यूरोपीय यूनियन का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा ब्रुसेल्स, बेल्जियम में, ठीक है। जो यूरोपीय कंट्रीज, यूरोपीय संघ है, ये यूरोप के जो सदस्य देश हैं उनका एक संगठन है। क्या? यूरोपीय यूनियन, ठीक है, या यूरोपीय संसद, याद रखिएगा 60%। नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन।
2021 के अंतिम सत्र में ऑटोमोबाइल कंपनी होंडा, कहाँ की है, जापान की, ने फॉर्मूला 1 रेस से हटने की घोषणा की है। क्यों? क्योंकि वह पर्यावरण स्वच्छता पहल से जुड़ी है, इसलिए उसने इस फॉर्मूला 1 रेस से अपने आप को हटाने की घोषणा कर ली है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसान रथ मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया था कोविड-19 के समय, और इसी तर्ज पर असम सरकार ने अभी लॉन्च किया है किसान रथ मोबाइल ऐप। ओके, सागर कवच नामक 2 दिवसीय तटीय सुरक्षा अभ्यास कोच्चि में आयोजित किया गया था। किस नाम से? सागर कवच। इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड के मध्य यह जो अभ्यास था ये आयोजित किया गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। बोंगो सागर अभ्यास बांग्लादेश और भारत की नौसेना के मध्य हुआ। जीमैक्स अभ्यास भारत और जापान की नौसेना के मध्य हुआ। और पासेज एक्सरसाइज ऑस्ट्रेलिया और भारत की नौसेना के मध्य हुआ था। वैश्विक स्तर पर भारत लगातार 5वें वर्ष सल्फर डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में पहले स्थान पर है। ठीक है, और देश में अगर बात की जाए राज्यों में, तो सिंगरौली के साथ मध्य प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। भारत के बाद 5वें साल लगातार भारत विश्व में पहले स्थान पर है, तो ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। दूसरे स्थान पर रूस और तीसरे पर चाइना आता है। ठीक है, हम आए भी तो पहले स्थान पर किस चीज में? एक नेगेटिव पॉइंट में, सल्फर डाइऑक्साइड के ज्यादा उत्पादन में। ठीक है, उत्तर प्रदेश के जेवर एयरपोर्ट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। जेवर एयरपोर्ट के लिए ज्यूरिख कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड के एयरपोर्ट के साथ समझौता किया है, और 40 साल तक जेवर एयरपोर्ट के संचालन मैनेजमेंट के लिए ज्यूरिख एयरपोर्ट के साथ समझौता किया गया। पीपीपी मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के आधार पर ज्यूरिख एयरपोर्ट है, ये 40 साल तक जेवर एयरपोर्ट का संचालन करेगा, इसे डेवलप करेगा, और 40 साल के बाद ये उत्तर प्रदेश सरकार को इसे सौंप दिया जाएगा। ओके, तो ये आप याद रखेंगे। जेवर एयरपोर्ट को पीपीपी मॉडल के आधार पर विकसित किया जाएगा। 2024 तक इसके प्रारंभ होने की संभावना है, मतलब बनकर तैयार हो जाएगा। चीन दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जन देश है। ठीक है, याद रखिएगा। स्वदेशी ड्रोन रुस्तम 2 का सफलतापूर्वक परीक्षण डीआरडीओ के द्वारा किया गया है। क्या है ये? रुस्तम 2 ड्रोन है। ओके, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामित्व योजना के अंतर्गत संपत्ति कार्ड का वितरण किया है। स्वामित्व योजना क्या है? इसमें स्वामित्व योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में मकान मालिकों के उनके भवनों का अधिकार कर रिकॉर्ड पाना और संपत्ति कार्ड जारी करना, मतलब उनके पास एक रिकॉर्ड होना चाहिए कि उन्हीं का घर है। ठीक है, इस तरीके का। क्वेश्चन ऑफ द डे है आज आपका, वर्ष 2020 के साहित्य के नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? जितनी डिटेल जानते हो उतनी डिटेल के साथ आंसर देना। कल का आंसर दिया था रानू और शिवानी पवार ने। ठीक है, कल का मैंने पूछा था कि वर्ष 2020 के शांति का नोबेल पुरस्कार किसे मिला, तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया है। ओके फ्रेंड्स, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर।